नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ फिर से एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या दर्शाती है? कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है किसी समय पर जीवित जैविक पदार्थ की मात्रा, कि किस समय पर कितने जीवित जैविक पदार्थ है। पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब किसी एक निश्चित समय पर एक निश्चित क्षेत्र में मौजूद सभी जीवित जीवों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव के कुल द्रव्यमान या उनकी संख्या से होता है। इसे आमतौर पर जीवित जीवों के ताजे या शुष्क वजन के रूप में प्रति इकाई जैसे ग्राम में मापा जाता है। शुष्क वजन को अधिक सटीक माना जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा शामिल नहीं होती। मान लीजिए किसी जंगल के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आज की तारीख में जितने भी पेड़ पौधे और जीव मौजूद हैं उनका कुल जैव भार वहाँ की स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगी। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में अंतर होता है। स्टैंडिंग क्रॉप जीवित जैव पदार्थ को दर्शाती है, वही स्टैंडिंग स्टेट मिट्टी में मौजूद गैर जीवित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि की मात्रा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजिकल डोमिनेंस किसे दर्शाती है? क्या इकोलॉजिकल डोमिनेंस? तो वो दर्शाती है किसी समुदाय में किसी प्रजाति का प्रभाव, कि किसी समुदाय में किसी प्रजाति का प्रभाव कैसा है। पारिस्थितिकी में इकोलॉजिकल डोमिनेंस उस स्थिति को दर्शाती है जब किसी जैविक समुदाय में कोई एक या कुछ प्रजातियां अपनी संख्या, आकार या गतिविधि के कारण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं। ऐसी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? डोमिनेंस स्पाइसेस। क्या होता है इसके प्रभाव के कारण? ये प्रजातियां समुदाय में ऊर्जा प्रवाह, पर्यावरण की स्थिति और अन्य प्रजातियों के जीवन को सीधे प्रभावित करती है। मान लीजिए एक घने जंगल में एक ऊंचे पेड़ वहाँ की प्रधान प्रजाति होते हैं, क्योंकि वे तय करते हैं कि नीचे के पौधों को कितनी धूप और वर्षा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत किससे होती है? कौन सी अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो होती है मृत कार्बनिक पदार्थों से। किससे? मृत कार्बनिक पदार्थों से। यह खाद्य श्रृंखला मृत जीवों, सड़े गले पौधों, पत्तियों और पशुओं के मलमूत्र जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। इसे प्राथमिक उपभोक्ता नहीं बल्कि अप्रधारी क्या डेट्रीवायरस या अपघटक जैसे कवक, बैक्टीरिया और केंचुए शुरू करते हैं। ये जीव मृत पदार्थों को खाकर उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इन अपघटकों या अप्रधारियों को फिर छोटे मांसाहारी जीव जैसे मेंढक, छोटी मछलियाँ या पक्षी खाते हैं और उन्हें बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरच सक्सेशन का प्रारंभ किस क्षेत्र से होता है? कौन सा एक्सरच सक्सेशन का प्रारंभ? तो वो होता है शुष्क एवं चट्टानी क्षेत्र से। किसे? शुष्क एवं चट्टानी क्षेत्र से। पारिस्थितिकी में एक्सरच सक्सेशन पौधे के अनुक्रमण का वह प्रकार है जो अत्यंत शुष्क स्थानों जैसे कि नग्न चट्टानों, रेतीले टीलों या मरुस्थलीय क्षेत्रों से शुरू होता है। यह प्रक्रिया अत्यंत शुष्क स्थिति से शुरू होकर धीरे धीरे एक मध्यम नमी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है जहां अंत में एक स्थायी जंगल का निर्माण होता है। कौन कौन से चरण होते हैं इसके? होते हैं अग्रगामी चरण, पायोनियर, जो मैंने आपको बताया था कि नग्न चट्टानों पर सबसे पहले लाइकेन और मोस सकते हैं। फिर आता है मध्यवर्ती चरण, मिट्टी बनने पर छोटे वार्षिक पौधे, फिर बारहमासी घास और झाड़ियाँ भी लगती हैं। फिर आता है चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अंत में एक गहरे क्षेत्र जंगल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल वैलेंसी क्या दर्शाती है? क्या इकोलॉजिकल वैलेंसी? तो वो दर्शाती है सहनशीलता की सीमा, रेंज ऑफ टॉलरेंस। पारिस्थितिकी में इकोलॉजिकल वैलेंसी किसी जीव या प्रजाति की पर्यावरण के बदलते कारकों जैसे तापमान, नमी, प्रकाश, लवणता आदि के प्रति सहनशीलता की सीमा को दर्शाती है। यह तय करती है कि कोई जीव पर्यावरण में कितने बड़े बदलावों को बर्दाश्त करके जीवित रह सकता है और अपना विकास कर सकता है। सबसे पहले आती है संकीर्ण सीमा। कुछ जीवों की सहनशीलता बहुत सीमित होती है, पर्यावरण में जरा भी बदलाव होने पर वे जीवित नहीं रह सकते। फिर आती है विस्तृत सीमा। कुछ जीव पर्यावरण के बड़े बदलावों को आसानी से सहन कर लेते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहता है? यूरी, जो तापमान के बड़े उतार चढ़ाव को झेल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म्स की विशेषता क्या है? क्या स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म की विशेषता क्या है? ये तापमान की संकीर्ण सीमा सहन करते हैं। बट अगर तापमान में छोटे बदलाव हो रहे हैं तो ये संकीर्ण सीमा सहन करते हैं। पारिस्थितिकी में स्टेनोथर्मल 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टेनोस जिसे कहते हैं संकीर्ण और थर्म जिसे कहते हैं तापमान। अतः ऐसे जीव जो तापमान के बहुत छोटे या संकीर्ण उतार चढ़ाव को ही सहन कर सकते हैं उन्हें थर्मोपाती जीव कहा जाता है। यदि पर्यावरण का तापमान उनके अनुकूल स्तर से थोड़ा सा भी कमी ज़्यादा हो जाए तो वे जीवित नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म किससे संबंधित हैं? कौन से यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म? ये आपके संबंधित हैं किससे? लवणता से। किससे? लवणता से संबंधित है, सैलिनिटी से संबंधित है। पारिस्थितिकी में यूरी हेलाइन शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यूरिस, यूरिस का मतलब है विस्तृत और हेलस का मतलब है लवणता। अतः ऐसे जीव जो पानी में लवणता की बड़े उतार चढ़ाव या विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं, मतलब अगर नमक की मात्रा के बड़े उतार चढ़ाव या विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं, इन्हें अथुलवाणी जीव कहा जाता है। ये जीव मीठे पानी और अत्यधिक खारे पानी दोनों ही तरह के माहौल को खुद में ढाल लेते हैं। इस तरह के जीव एस्चुअरी नदी में पाए जाते हैं, जहाँ नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। इसके उदाहरण है बुल, शार्क और सैल्मन मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोटिक पोटेंशियल क्या है? क्या है बायोटिक पोटेंशियल? तो है अधिकतम प्रजनन क्षमता की अधिकतम प्रजनन क्षमता। पारिस्थितिकी में बायोटिक पोटेंशियल किसी प्रजाति की पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में संतान पैदा करने या जनसंख्या बढ़ाने की अधिकतम क्षमता को दर्शाता है। इस आर से प्रदर्शित किया जाता है यदि किसी प्रजाति को भरपूर भोजन, रहने की जगह मिले और कोई बीमारी या शिकारी ना हो तो वह प्रजाति जिस रफ्तार से अपनी संख्या बढ़ाएगी वही उसका बायोटिक पोटेंशियल कहलाएगा। जब पर्यावरण कोई रुकावट नहीं होती तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसा कि ऊपर नीली रेखा में दिखाया गया है। प्रकृति में हमेशा भोजन की कमी, शिकारी और बीमारियां होती हैं जो जनसंख्या को एक सीमा के आगे बढ़ नहीं देती। यही ग्राफ में लाल रेखा से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्मोक्लाइन शब्द किससे संबंधित है? कौन सा थर्मोक्लाइन शब्द? तो ये संबंधित है महासागर एवं झीलों में तापमान परिवर्तन क्षेत्र कि महासागर और झीलों में तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है। थर्मोक्लाइन पानी के किसी बड़े निकाय जैसे महासागर या गहरी झील में पानी की वह परत होती है जहाँ गहराई के साथ तापमान बहुत तेजी से गिरता है। सरल शब्दों में कहें तो यह गहरे पानी की एक सीमा रेखा है जो ऊपर के गर्म पानी को नीचे के अत्यधिक ठंडे पानी से अलग करती है। स्कूबा डाइवर्स जब समुद्र में गहराई तक जाते हैं तो उन्हें अचानक एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ कदम रखते ही पानी एकदम से जमा देने वाला ठंडा हो जाता है। यह असल में थर्मोक्लाइन परत की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स? तो होते हैं अलग क्षेत्रों में समान भूमिका निभाने वाली प्रजाति। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में पर बताया था कि वो क्षेत्रों में अलग हैं लेकिन वो समान भूमिका निभा रही हैं। पारिस्थितिकी में इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स उन अलग अलग प्रजातियों को जाता है जो दुनिया के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं लेकिन अपने अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैसी भूमिका और कार्य निभाते हैं। भले ही प्रजातियाँ आपस में आनुवांशिक रूप से बहुत अलग हों और अलग महाद्वीप पर रहती हों, लेकिन समान पर्यावरण और समान जीवन शैली के कारण ये दिखने में, ये काम करने में एक जैसी होती हैं। ये देख लें, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रही हूँ उत्तरी अमेरिका घास के मैदान जहाँ बाइसन पाया जाता है, जंगली भैंस पाया जाता है जो घास चढ़ने वाला एक बड़ा शाकाहारी जीव होता है। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान, यहाँ बाइसन नहीं पाया जाता लेकिन उसकी जगह कंगारू पाया जाता है जो वहाँ वहीं घास चढ़ने का काम करता है जो अमेरिका में बाइसन करता है। रेगिस्तानी पौधे उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में जो भूमिका कैक्टस निभाता है, ठीक वही भूमिका अफ्रीका के मरुस्थल में यूफोरबिया के पौधे निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैग फेज के संबंधित है। कौन सा लैग फेज? तो ये संबंधित है जनसंख्या वृद्धि का प्रारंभिक धीमा चरण। क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रारंभिक धीमा चरण। जब किसी नए वातावरण या क्षेत्र में जीवों जैसे मनुष्य, जानवरों या बैक्टीरिया की कोई प्रजाति आती है तो शुरुआत में उनकी जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती है। इसी प्रारंभिक और धीमे चरण क्या कहते हैं? लैग फेज। इस चरण में 3 नए जीव नए पर्यावरण, भोजन के स्रोतों और पारिस्थितिकी के साथ खुद को ढालने का प्रयास कर रहे होते हैं। वे प्रश्न के लिए तैयार रहे होते हैं और इसलिए उनकी जनसंख्या तुरंत नहीं बढ़ सकती। ग्राफ की शुरुआत में नीचे का हिस्सा जहाँ जगह बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है वह यहाँ जीव संख्या बढ़ाने की तैयारी करती हैं। अनुकूलन के बाद जीव बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और जनसंख्या ग्राफ अचानक तेजी से ऊपर भागता है। फिर जब भोजन और संसाधन की कमी होने लगती है तो जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाती है जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। संसाधन पूरी तरह खत्म होने या प्रदूषण बढ़ने पर जीवों की मृत्यु होने लगती है और ग्राफ नीचे गिरने लगता है। यदि दूध में फॉर एग्जांपल यदि दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाए तो शुरुआत के कुछ घंटों में बैक्टीरिया की संख्या में कोई खास बदलाव नहीं दिखता क्योंकि वे दूध के माहौल में खुद को ढाल रहे होते हैं। यह लैग फेज है। लेकिन बाद में अचानक करोड़ों की संख्या में बढ़कर दूध को दही में बदल देते हैं जो कि लैग फेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल
आइसलैंड की अवधारणा किसे संबंधित है? किसकी? इकोलॉजिकल आइसलैंड की। तो वो संबंधित है अन्य क्षेत्रों में पृथक आवास। अन्य क्षेत्रों में पृथक आवास। पारिस्थितिकी में इकोलॉजिकल आइसलैंड का मतलब समुद्र के बीच में स्थित किसी वास्तविक या भौगोलिक द्वीप से नहीं होता। इसके बजाय यह जमीन पर स्थित एक ऐसे प्राकृतिक आवास को दर्शाता है जो चारों ओर से पूरी तरह से बदले हुए या मानव निर्मित पर्यावरण से घिर चुका हो, जिसके कारण वह अपने जैसी अन्य प्रजातियों का या आवास का पूरी तरह से पृथक हो जाता है। यह स्थिति मुख्यतः कहाँ पर जाती है? आवास विखंडन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी जंगलों के कटने के कारण पैदा होती है। मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। बीच के जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है जो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है, लेकिन चारों तरफ इंसानों ने खेती करके ये सड़कें शहर बना दिया है। अब यह जंगल का छोटा सा हिस्सा चारों तरफ से कटकर एक द्वीप की तरह अलग थलग पड़ गया। इसी को इकोलॉजिकल आइसलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गॉस प्रिंसिपल किस संबंध है? कौन सा? गॉस प्रिंसिपल। तो ये संबंधित है प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्करण। क्या? प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्करण। रूसी जीव विज्ञानी GF गॉसलिंग द्वारा दिए गए इस नियम को प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्करण का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत कहता है कि एक ही तरह के सीमित संसाधनों जैसे भोजन, आश्रय आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो प्रजातियां एक साथ एक ही पारिस्थितिकी निकेत में अनिश्चित काल तक जीवित नहीं रह सकती। मान लीजिए गॉसलिंग ने सिद्धांत को समझाने के लिए पैरामीशियम की दो प्रजातियां पैरामीशियम ऑरलिया और पैरामीशियम ओनिडम पर प्रयोग किया, जैसा कि ऊपर आपको ग्राफ में दिखाया है। जब दोनों प्रजातियों को अलग अलग बर्तनों में पर्याप्त भोजन देकर पाला गया तो दोनों की जनसंख्या में सामान्य रूप से वृद्धि हुई। जब दोनों को एक ही बर्तन में सीमित भोजन के साथ एक रखा गया तो उनके बीच भोजन के लिए कड़ी स्पर्धा हुई। पी रोलिया भोजन प्राप्त करने में अधिक कुशल थी, इसलिए उनकी संख्या बढ़ती गई। दूसरी ओर पी ओनिडम प्रतिस्पर्धा में हार गई और धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल नीचे शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रतिबंध किया था? कौन सा? इकोलॉजिकल नीचे। तो वो क्या था आपके रोसवेल हिन जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने किया था, रोसवेल हिल जॉनसन ने। जीव विज्ञान के इतिहास के अनुसार नीचे को शब्द को सबसे पहली बार आपके जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रोसवेल हिल जॉनसन को ही जाता है, जिन्होंने 1910 में अपने एक शोध के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया था। क्या था? इन्होंने सबसे पहले इस शब्द को कॉइन किया, लेकिन उन्होंने इसे बहुत विस्तार से परिभाषित नहीं किया था। इन्होंने इस शब्द को पहली बार एक वैसे अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल किया और इसकी विस्तृत परिभाषा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ मिनिमम का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? लॉ ऑफ मिनिमम का। तो वह दिया था लिबिग ने। किसने? जस्टस वॉन लिबिग ने किया था 1840 में। इस कारण इस नियम को अक्सर लिबिग का न्यूनतम नियम भी कहा जाता है। क्या है यह नियम? सरल शब्दों में कहें तो यह नियम कृषि और पारिस्थितिकी में पौधों की वृद्धि संबंधित है। यह बताता है कि किसी फसल या पौधे की वृद्धि उपलब्ध कुल संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस संसाधनों पर निर्भर करती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है। भले ही आप पौधों को भरपूर मिट्टी, धूप, पानी और नाइट्रोजन दे दें, लेकिन अगर मिट्टी में पोटेशियम या कोई एक सूक्ष्म पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में है तो पौधे का विकास उसी रुके हुए तत्व की वजह से रुक जाएगा। यह न्यूनतम तत्व ही सीमित कारक बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे अक्सर एक लकड़ी के ड्रम में बैरल के माध्यम से समझाया जाता है, जिसकी कड़ियाँ अलग अलग लंबाई की होती हैं। इस बैरल में पानी केवल उसी सतह तक भरा जा सकता है जहाँ तक सबसे छोटा फट्टा होता है। बाकी के फट्टे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, पानी सबसे छोटे फट्टे से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मापता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो ये मापता है सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता की सूक्ष्म जीवों की ऑक्सीजन कितनी आवश्यकता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण को मापने की एक मुख्य इकाई है। जब किसी नदी, तालाब या झील में सीवेज या अन्य कार्बनिक कचरा गिरता है तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव उस कचरे को खाकर नष्ट करने लगते हैं। इस अपघटन की प्रक्रिया के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।